दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ 26 जुलाई 2025 की। सुबह की यह बात है। एक पति होता है, वह अपनी दुकान पर जा ही रहा होता है कि वह अपनी पत्नी से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो आज तुम्हारे मायके चले क्या। जो तीज का त्योहार है वह भी आने वाला है और तीज का त्योहार है, तुम अपने मायके वालों से मिल आना। दरअसल वह पत्नी है, वह कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। तो फिर उसका पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। पति पूरे दिन दुकान पर रहता है और फिर जब शाम को वह दुकान से लौट कर आता है तो वह देखता है कि जो उसकी पत्नी है वह घर पर ही नहीं है। और फिर वह व्यक्ति अपने माता पिता, अपने भाई बहन से पूछता है कि सपना कहाँ है। तो उसके जो माता पिता हैं वह बोलते हैं कि सपना तो अपने मायके गई हुई है। जो उसके मायके वाले सिंधारा लेकर आए थे। और सिंधारा जो तीज त्योहार के ऊपर लेकर आया जाता है एक नव विवाहित महिला के लिए, नए कपड़े, नए गहने, ज्वेलरी, नए कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह, ऐसे कुछ नव विवाहित महिला को वो तीज के ऊपर मिलता है, उसे सिंधारा बोलते हैं। और जो ये सब सिंधारा लेकर आया था वह बोलता है कि क्या तुम मायके चलोगे। तो जो सपना है वह एक पल के लिए भी मना नहीं करती है और उसके साथ चली जाती है। फिर जैसे यह बात उसके पति ने सुनी तो उसके पति बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वह कहता है कि सुबह ही तो मैंने यह बात उससे पूछी थी, क्या तुम्हें मायके जाना है। तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरा तो मन नहीं है मायके जाने का। लेकिन जो सिंधारा लेकर आया उसके साथ वह चली गई मायके। और फिर आखिरकार यहीं से शुरुआत होती है एक कत्ल की, जो कि सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है। और आज की इस जो ये हत्या की साजिश हुई थी, इस हत्या की साजिश के बारे में हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जिस महिला की 8 महीने पहले तो शादी हुई थी और वह महिला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और फिर उस महिला की इतनी भयानक रूप से कत्ल किसने किया था, और इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ लगता है और मेरठ का ही एक थाना लगता है बावनपुर, और बावनपुर की ही एक जगह लगती है किन्नगर। और दरअसल किन्नगर की ही 28 साल का रवि शंकर, जो 2 अगस्त 2025 की सुबह है, लगभग 7 बजे के आसपास का समय था, और गंगानगर थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है अमेठा, और अमेठा मेरठ का ही एक थाना लगता है। और गांव में अपनी पत्नी, और वह तकरीबन सुबह 7 बजे अपनी पत्नी को फोन करता है और वह कहता है कि सपना, मैंने रात को बहुत बुरा सपना देखा और मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। वैसे भी मैंने तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही सपना ने यह बात सुनी तो वह उसकी पत्नी सपना कहती है कि यह भी कोई पूछने की बात है, ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जो सपना है वह अपनी बड़ी बहन के यहाँ रुकी हुई थी। और फिर ये सपना है, ये अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि जीजाजी कहाँ पर हैं। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे जीजाजी तो काम पर चले गए हैं, और जो उसके 2 बच्चे थे वह भी काम पर चले गए थे, और जो उसकी बड़ी बहन थी वह घर का काम निपटा रही थी। और फिर इसके घर का जो मेन गेट है, दरवाजा है, उसको रवि शंकर बंद कर देता है और वह अपनी पत्नी सपना से बोलता है कि चलो हम ऊपर वाले कमरे में चलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और फिर यह ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं। जैसे ही यह बातचीत करना शुरू करते हैं तो रवि शंकर अपनी पत्नी सपना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सपना जैसे ही गिफ्ट की बात सुनती है तो वह कहती है कि दिखाओ, हम मेरे लिए आप क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तो रवि शंकर कहता है कि नहीं नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं उसके बाद ये गिफ्ट है यह तुम्हें दिखाऊंगा। और रविशंकर कहता है अपनी पत्नी सपना से कि मैं तुम्हारे लिए हार लेकर आया हूँ, और वह हार मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे हाथों से तुम्हारे गले में पहनाऊं, और मैं जब तक ना बोलूं तुम तब तक अपनी आंखें मत खोलना, अपनी आंखें बंद रखना। सपना थी, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह सोचती है कि मैं कब आंखें खोलूं और कब मैं इस हार को देखूं जो मेरा पति रवि शंकर है वह मेरे को गले में पहनाने वाला है।
और जैसे ही वह हार निकालता है, लेकिन उसके पास हार तो कोई हार था ही नहीं, उसके पास एक धारदार हथियार था। वह धारदार हथियार को निकालता है और उस हथियार को निकालने के बाद जो उसकी पत्नी का गला है, उसकी पत्नी के गले को वह रेत देता है। जैसे ही वह सपना का गला रेत रहा था तो सपना सोचती है कि आखिरकार ये जो मेरा पति है यह कर क्या रहा है। और फिर सपना जैसे ही चीखने की कोशिश करती है तो यह सपना का जो मुंह है वह भी दबा लेता है और फिर इसके सपना के ऊपर यह इसका पति ताबड़तोड़ यह शरीर के अलग अलग जगहों पर यह 20 वार इसके शरीर के ऊपर करता है। 20 से भी ज्यादा वार इसके शरीर के ऊपर उस धारदार हथियार से यह करता है। और फिर इसने जो पहली बार चीखा था, चिल्लाया था सपना ने, वह आवाज उसकी बहन ममता तक पहुंच जाती है। और ममता जैसे ही अंदर आने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि जो मेन गेट है, दरवाजा है, वह तो बंद है। वह मेन गेट के ऊपर ममता है, वह मेन गेट के ऊपर चीख रही, चिल्ला रही थी। तब तक जो सपना का पति था रविशंकर, वह सपना को तब तक मारता है जब तक कि उसका जो मौत नहीं हो जाती, वह आखिरी सांस तक दम नहीं तोड़ देती। तब तक रविशंकर उसके ऊपर वार से वार करता ही रहता है। और जो ममता थी वह बाहर दरवाजे के ऊपर चिल्ला रही थी तो वहां पर आसपास के लोग थे, वहां पर भीड़ जमखट इकट्ठी हो जाती है। फिर इसकी जो रविशंकर की पत्नी सपना है वह मर जाती है। मरने के बाद जो रविशंकर है वही 112 नंबर पर कॉल करता है पुलिस वालों को और कहता है कि साहब, मैंने मेरी पत्नी सपना की हत्या कर दी है। और फिर जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से वहां पर आती है। और वहां पर आती है तो जो बाहर भीड़ खड़ी हुई लोगों की थी वह समझ ही नहीं पाती है कि आखिरकार पुलिस को किसने फोन किया है। तो पता भी नहीं चलता है बाहर खड़ी जो भीड़ को उसको। फिर वहां पर पुलिस आती है और पुलिस दरवाजे को खटखटाती है और बोलती है पुलिस की, रविशंकर दरवाजा खोलो। लेकिन यहाँ पर पुलिस लगभग 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाती है और 15 मिनट के बाद जो रविशंकर है वह दरवाजा खोलता है। जैसे ही रविशंकर दरवाजा खोलता है, पुलिस जाकर जो उसकी पत्नी की हालत देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। और जो सपना की बहन ममता है वह देखती है तो वह भी अपनी बहन सपना को देखते ही रह जाती है, क्योंकि एक तरफ तो जो सपना है वह खून से लथपथ पड़ी हुई है, दूसरी तरफ जो रविशंकर है वह भी खून से लथपथ पड़ा हुआ है और एक तरफ जो धारदार हथियार था वह पड़ा हुआ है। फिर पुलिस है यह रविशंकर को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद यह रविशंकर से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी सपना का कत्ल क्यों किया। तो वह बताता है, इसके पीछे की पूरी कहानी बताता है कि साहब, मेरा नाम रविशंकर है और जो कि मैं भावनपुर इलाके का रहने वाला हूँ, जो कि किन्ना नगर का रहने वाला है। और वहां पर ही किन्ना नगर में और एक लड़की होती है जिसका नाम सपना होता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास की होती है। घर वालों को यह लड़की देखते ही पसंद आ जाती है और रविशंकर को भी यह लड़की देखते ही पसंद आ जाती है और सब खुश थे। लेकिन एक बात थी, वह बहुत ही अटपटी थी। दरअसल यह लड़की है जिसके माता पिता और लगभग 18 साल पहले इसके माता पिता है उनकी मौत हो जाती है। और यह जो सपना है यह अपनी बहन ममता और जीजा मुन्ना के साथ ही रहती थी और इन दोनों ने ही 23 जनवरी 2025 को धूमधाम से रविशंकर के साथ सपना की शादी थी वह कर दी थी। और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब ये रविशंकर बोलता है कि जब भी मैं कोई भी बात बोलता था, इससे कोई भी बात पूछता था या कोई भी काम करवाता था, तो ये हर छोटी से छोटी बात थी, इसके जुबान पर हरदम मोना जीजा का ही नाम रहता था। जब भी मैं इससे कोई काम बोलता था तो यह हर छोटी से छोटी बातें अपने मुन्ना जीजा से सलाह मशूरा करती थी। और फिर रविशंकर है यह अपनी पत्नी सपना को समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम अपने जीजा मुन्ना की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम उनसे थोड़ी दूरियां है वह बनाओ। लेकिन सपना थी वह यह बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर अप्रैल 2025 में इस रविशंकर ने सोचा कि मैं मेरी पत्नी के साथ से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। इसी बीच फिर रविशंकर को पता चलता है कि जो मेरी पत्नी है वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा है। तो वह सोचता है कि ठीक है, अब मेरी पत्नी है वह जीजा के बारे में कम सोचेगी और जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा तो वह अपने बच्चे के बारे में उसका ध्यान ज्यादा बट जाएगा और जीजे के बारे में जो उसका ध्यान है वह कम रहेगा। तो लेकिन सपना के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका जो जीजा की तरफ ध्यान था वह ज्यादा बढ़ता है और अपने बच्चे की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है।
और फिर ऐसी ही बात है 26 जुलाई 2025 की, तीज का त्योहार था। तो रविशंकर अपनी पत्नी सपना से बोलता है कि चलो तुम्हारी दीदी के घर पर चलते, तुम्हारी दीदी और जीजा से भी मिल आएंगे और तुम्हारा जो सिंदारा है वह भी तुम ले आना। लेकिन जो ये सपना है यह साफ मना कर देती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर यहाँ से रविशंकर वह अपनी दुकान के ऊपर चला जाता है और फिर जो सपना का जीजा था वह मुन्ना वह उसका सिंधारा लेकर आता है। यहाँ पर खाना पीना होने के बाद जैसे ही जो सपना का जीजा मुन्ना वह जाता है तो वह कहता है कि सपना क्या तुम भी अपने घर पर चलोगी अपनी दीदी से मिलने के लिए। लेकिन सपना थी वह अपने जीजा को एक बार भी मना नहीं करती है, वह तुरंत अपने जीजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर रविशंकर जैसे ही शाम से दुकान से वापस आता है तो वह अपने घर वालों से पूछता तो घर वाले उसे बताते हैं कि सपना अपने जीजा के साथ चली गई है और वह 26 जुलाई को गई थी। तो 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई लगातार वह अपनी दीदी के घर पर ही रह रही थी। और रविशंकर यह सब कुछ सोचकर सब थोड़ा सा परेशान हो रहा था। आखिरकार उसने यह सब क्या चल रहा है यह सोचकर रविशंकर बहुत परेशान हो रहा था। जब 2 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे के आसपास का यह समय था और वह अपनी पत्नी से फोन करता है और वह अपनी पत्नी से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। वह कहता है कि रात को मैंने तुम्हें सपने में देखा था और तुम्हारी हालत बहुत खराब ही और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ एक बार। तो उसके पत्नी वह बोलती है कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम आ जाओ। जैसे ही वह अपनी पत्नी के पास जाता है मिलने के लिए और यह अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो जाता है लेकिन उसे देखने के लिए, संभालने के लिए नहीं जाता है। यह अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए जाता है और यह अपनी पत्नी को मौत की नींद सुलाने के लिए जाता है। और यह अपनी पत्नी के ऊपर 20 से ज्यादा एक धारदार हथियार से 20 से ज्यादा उसके ऊपर वार करता है। और जो उसके पेट में बच्चा था, इससे रविशंकर को अपने उस बच्चे के ऊपर भी बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। लेकिन हालांकि पुलिस इस मामले में जो एफआईआर है वह दर्ज कर ली है। उसने सपना के भाई की तहर का ऊपर इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। सपना का जो भाई है वह कहता है कि ये लोग हमारे से आए दिन दहेज की मांग वह कर रहे हैं और इसने दहेज की मांग के लिए सास, ससुर, दो ननद और इसका पति, इन सबके खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज करवाई है। सपना का भाई जो सोनू है, इसने इस सपना के जो ससुराल वाले हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। और मुन्ना को तो यह जो है रविशंकर को तो पुलिस ऐन वक्त के ऊपर वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जो मीडिया वाले हैं यह मुन्ना से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार जो रविशंकर है ये इल्जाम लगा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो ये मुन्ना बोलता है कि जब सपना के जो माता पिता खत्म हुए थे उस समय सपना सिर्फ 5 साल की थी और हमने सपना को अपने साथ रखा था और उसकी परवरिश की थी। इसी बीच सपना का जो लगाव था वह मेरे साथ एक पिता के रूप में कुछ ज्यादा ही था। और मुन्ना कहता है कि मैंने सपना को अपनी बेटी की तरह पाला था, उसे पढ़ाया था, लिखाया था, खूब उसे प्यार दिया था, एक पिता की तरह मैंने उसके साथ हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था जो रविशंकर है वह हमारे इस रिश्ते को ऐसे अंगुली उठाएगा, तो मैं उसके साथ कभी भी इतना बात भी नहीं करता। मैं एक पिता की तरह ही उसके साथ फोन पर बात किया करता था और एक पिता की तरह अपनी बेटी की तरह उसको रखता था। फिर लोगों को इस घटना के माध्यम से, इस अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है। तो लोगों का कहना है कि आखिरकार यह जो लड़की है यह अपने पति की बात मान लेती तो शायद यह काम नहीं होता। यह जो एक बच्चा था वह अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया था, उस मासूम का क्या कसूर था। और इसमें 2 जिंदगियां थी वह तो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी थी और एक जो तीसरी जिंदगी थी वह जेल में सलाखों के पीछे है। यहाँ एक जो पत्नी थी वह तो मौत के घाट उतार ही दी गई थी और जो पति है वह उसकी जिंदगी अब पूरी सलाखों के पीछे कटेगी। और एक जो मासूम बच्चा था उसका क्या कसूर था, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, उसने तो अभी तक दुनियादारी भी नहीं देखी थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।